हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है CUET। अब ये क्या है, कैसे इसका एग्जाम होता है, ये एग्जाम कितना जरूरी है हमारे लिए, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सिलेबस से लेकर के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, कब तैयारी शुरू करनी है, क्या करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। CUET अगर मैं बात करूं इस बारे में, तो CUET एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो एग्जाम है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। जो भी क्लास 12th का स्टूडेंट है वो क्या करना चाहता है, वो आगे जाकर के किसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको इस एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हाँ जी, तो आप अगर क्लास 12th में है तो क्लास 12th के बच्चे या फिर जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, पास आउट्स हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। वैसे तो इसकी कोई एज लिमिट है नहीं, ठीक है। इसको पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUCET के नाम से भी जानते थे। तो ये जो है, ये एग्जाम ऑलरेडी पहले से होता आ रहा था। 2022 में इसको जो है प्रॉपर तरीके से लागू किया गया, इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा लेकर के आया गया है। तो एक्चुअल में होता क्या था पहले, 2022 से पहले, 21-22 से पहले, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते थे, जिस भी आगे जाकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, जिस भी कॉलेज में जो भी कोर्स वो करना चाहते थे, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, पहले ना उनको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग पेपर देने पड़ते थे। अब किया क्या गया है, सरकार ने ये किया कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उन सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जहां पे सभी को सामान्य तौर पे मौका दिया जाएगा, ठीक है, कि वो सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा सके और उनको वो अलग अलग एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। तो अब क्या है कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, अगर हाँ जी आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना रहेगा, आप ना एक ही टेस्ट देंगे, CUET उस टेस्ट का नाम है। इस टेस्ट में आपका जितना अच्छा स्कोर आता है, आप उतने ही अच्छे कॉलेज में एक अच्छा कोर्स जो है वो कर पाएंगे। तो ये है बेसिकली CUET। अब आप ये भी समझ चुके हो कि देखिए, जब शुरुआत में CUET आया था ना, तब इसके अंदर बहुत कम यूनिवर्सिटीज, लगभग 90 के करीब यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। यानी कि CUET के माध्यम से आप कुछ इन्हीं 80-90 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसमें 250 यूनिवर्सिटीज है और आगे जाकर के और ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें बढ़ती चली जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये उन सभी बच्चों के लिए, ठीक है, जो सपना देखते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का, एक अच्छा कोर्स में एडमिशन लेने का, है ना। तो उन सभी के लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी यहां से बन जाता है, ठीक है। अब क्या है, क्लास 12th में रहते रहते बच्चे इनकी तैयारी करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जो मैं डिस्कस करने वाली हूं, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और आप भी आगे जाकर के CUET 2024 का पेपर देना चाहते हैं। तो बच्चे देखिए, जो ये आपका CUET एग्जाम है, अब ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इसको हम क्या कहते थे, पहले इसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते थे। पहले ये पुराने समय पर जाना जाता था CUCET के नाम से। अब जरा बात कर लेते हैं हम इस बारे में कि इसकी ना एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो बेटा, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी इसकी कुछ इस प्रकार है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, है ना। इसमें क्या है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि इसी एज तक के बच्चे दे सकते हैं। बट हाँ, अगर आप अभी क्लास 12th में है, ठीक है, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं या फिर आप क्लास 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस एग्जाम का जो स्कोर है वो एक्चुअल में बताएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, क्या कोर्स आपको मिल पाता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि या तो आपको क्लास 12th में, है ना, आपका क्लास 12th हुआ होना चाहिए, आप क्लास 12th में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, इसका मोड और मीडियम क्या होता है, ये क्वेश्चन है जो काफी सारे बच्चे पूछते हैं और खास तौर पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, उनको अभी तक इस एग्जाम के बारे में पता नहीं चला है। उनको ढंग से, सभी स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एग्जाम है क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये एग्जाम आप सभी के लिए। आप ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, 2022 में पेपर हुआ, 23 में पेपर हुआ, अब आने वाले समय में 2024 में पेपर होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसका हिस्सा बन जाएंगी और वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम बनने वाला है ये आगे जाकर के। ठीक है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब आप बात करिए JNU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, ये जो इतनी बड़ी 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 यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस एग्जाम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हिंदी मीडियम बच्चों को इस बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये कितना ज्यादा जरूरी है पेपर, और इस पेपर की मुझे कैसे तैयारी करनी है, कब तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, कैसे ये पेपर होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझ करके चलिए कि इसका जो मीडियम है ना, वो मीडियम ऐसा है कि आप इसे अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, आप इसे हिंदी में भी दे सकते हैं, अगर और कोई रीजनल लैंग्वेज है, तमिल में, आप मराठी में देना चाहें, बंगाली में देना चाहें, आप इस एग्जाम को उन सभी भाषाओं में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम क्या है कि आप इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में दे सकते हो, आप रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, और मैं खास तौर पे हिंदी के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैम ये इंग्लिश में पे होता है क्या पेपर, मैं तो 12वीं तक हिंदी में पढ़ा हूं, मैं तो हिंदी माध्यम से हूं, तो मेरे को ये पेपर इंग्लिश में देना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चे, आप जब इसका फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको हिंदी में भी दे सकते हो पेपर को। ठीक है, तो ये पेपर क्या होगा, ये पेपर हिंदी में भी होता है। अच्छा, दूसरी बात, इसका मोड क्या होता है बेटा, तो मोड इसका ये है कि ना ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर पे बैठ करके आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसका आंसर करना पड़ता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पहले है ना, पहले जब ये स्टार्टिंग में ये जब नया नया इंट्रोड्यूस किया गया था CUET, तो इसके अंदर ना तब क्या था, उस टाइम पर 90 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी। अब आपको पता है कि आज के टाइम में लगभग 250, और ये नंबर जो है ये नंबर जो है सॉरी आगे जाकर के बढ़ने ही वाला है, तो लगभग 250 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि CUET कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप इसका एग्जाम 12th में है, 12th पास भी कर लिया है तो भी दे सकते हैं। इसके मदद से आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो, ड्रीम कोर्स ले सकते हो। ठीक है, जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उसमें उतना ही अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। आप इसका फॉर्म आता है, अब वो फॉर्म किस डेट में निकलता है, कब ये फॉर्म आते हैं, कब आपको फिल करने, ताकि आप लोगों को भी पता रहे ना कि अच्छा इस समय पर फॉर्म आने वाला है, आप भी जागरूक रहे, आप भी नजर बना करके रखें कि ये फॉर्म आया कि नहीं, कब फिल करना है, क्या लास्ट डेट होती है, कैसे कैसे फिल करना होता है वो सारी चीजें अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम लोग आगे जो है बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हाँ जी, सो यहाँ पर हम बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक बार ही देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा 2024 के लिए, कब कब आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना रहेगा। तो बेटा यहाँ पर जैसे, अच्छा एक बार ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि दे रखा है BHU हो गया, JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, CUET के स्कोर के माध्यम से। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम एक बार देख लेते हैं कि कब कब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब कब आपको नजर रखनी पड़ेगी, कब कब आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये चीज देख लीजिए, ये डेट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये डेट्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, 12th के बाद आप कॉलेज में एक बहुत ही बढ़िया से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि ये एक अंदाजा आपको बताया गया है कि इसी के करीब करीब आपके सारी ये जो काम है वो होने वाले हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है लगभग 9 फरवरी, है ना, तो यानी कि आपको 2nd वीक ऑफ फेब्रुअरी, है ना, आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है निकल जाएंगे। अब ये वही समय है जिस समय पर आपके क्या हो रहे होते हैं, क्लास 12th के पेपर भी हो रहे होते हैं। तो आपको नजर बना करके रखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2nd वीक ऑफ फेब्रुअरी, 9 फरवरी के आसपास जो है वो निकल जाएगा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है हर एक अपडेट 2024 के CUET से रिलेटेड आपको, इनफैक्ट क्लास 12 से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, लास्ट डेट क्या होने वाली है, ये 2024 का हम बात कर रहे हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली है,
ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 30 मार्च तक खुले रहेंगे, तो आप इसके बीच में क्या कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है यही आपको सुझाव दिया जाएगा कि आखिरी डेट का जो है वेट ना करें, उससे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। अच्छा, एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म, अब क्या होता है कई बार बच्चे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ एक आधा अगर उनको लगे कि अरे ये थोड़ा सा मेरे को जो है करेक्ट करना है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत चली गई है ना, इसमें कुछ चेंजेस करने, तो आपके लिए एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म जो है उसकी भी विंडो खुलती है, वो 1 से लेकर के 3 अप्रैल तक खुली रहेगी। लगभग डेट है ये, ठीक है, अंदाजन आपको बताया गया, इस बीच में आप उसमें करेक्शंस भी कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, वो सब आपको इस तारीख तक पता चल जाएगा, 30 अप्रैल 2024 तक। आपका एडमिट कार्ड जो है वो लगभग मई के दूसरे हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है, 2024 में। और CUET आपका जो एग्जाम है वो 21 मई से लेकर के 31 मई तक चलेगा, ठीक है, काफी दिन चलता है ये एग्जाम। सो इस बीच में आपके एग्जाम सारे के सारे कंडक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद आपका आंसर की रिलीज होती है, ठीक है, वो अभी डेट बताई नहीं गई है, और आंसर की के बाद आपका जो है रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंगली अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है किस समय पर रिजल्ट आएगा, है ना, और लास्ट में फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, आंसर की रिलीज होने के बाद जब रिजल्ट निकल आएगा तो उस रिजल्ट के बेसिस पर फिर आप अपने कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे कि भाई मैं DU में जाना चाहता हूं, है ना, तो मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरी इतनी रैंक आई है, DU में मेरा एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बच्चों ने क्या करा होता है कि कई सारे यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरे होते हैं ना, DU का भी भरा है, BHU का भी भरा है, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहता है, उसका भी फॉर्म भरा है, तो आप अपने स्कोर के बेसिस पे देखिए कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो उसकी फिर काउंसलिंग और ये सारे प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स जिनका आपको रखना है ध्यान, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करने वाली है 2024 में CUET एग्जाम के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पर कि बच्चे ये जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब ये डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों को, चलिए हम लोग पहले एक बारी देख लेते हैं कि एग्जाम होता कैसे है, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, एक बारी देख लीजिए। अब ये जो है ये ना 4 तरीके से होते हैं, वैसे तो इसके 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, इस एग्जाम के क्या रहते हैं बच्चे, इस एग्जाम के होते हैं 3 सेक्शंस। अब वो 3 सेक्शंस कैसे होते हैं, एक आपका होता है, ठीक है, एक जो आपका सेक्शन है आप इसे सेक्शन 1 होता है ये, ठीक है। सेक्शन 1 जो है ना वो बेसिकली 2 तरीके से होता है, सेक्शन A और सेक्शन B रहता है, जो कि होता है लैंग्वेज का, ठीक है, ये होता है आपका लैंग्वेज का, तो आप इसमें लैंग्वेज का पेपर देते हैं। फिर आपका दूसरा आता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 जो होता है ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में आप क्या करते हैं, सेक्शन 3 में आप जनरल टेस्ट देते हैं, ठीक है, इसमें आप देते हैं जनरल टेस्ट। तो ये 3 सेक्शन होते हैं आपके। लैंग्वेज का एक पेपर देना होता है आपको डोमेन सब्जेक्ट का एक पेपर देना होता है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर आपको जनरल टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर, अगर हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ें तो आपको क्या दिया गया, अब लैंग्वेज का जो पहला पेपर होता है, अब बच्चे आपके पास ना चॉइस होते हैं, ठीक है, आपके पास काफी अच्छी चॉइस होती है, आप कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी माध्यम का बच्चा है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि हाँ यार मेरी इंग्लिश पे इतनी अच्छी पकड़ है, मैं लैंग्वेज का पेपर दे सकता हूँ, है ना, लैंग्वेज में मैं इंग्लिश का एग्जाम दे सकता हूँ, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप इंग्लिश दे सकते हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन सभी लैंग्वेजेस में 13 लैंग्वेजेस में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सेक्शन B है उसमें 20 लैंग्वेज होती है। अगर कोई बच्चे ने फ्रेंच पढ़ी है, कोई और लैंग्वेज स्पेनिश पढ़ी है, जर्मन पढ़ी है, ऐसी किसी लैंग्वेज में अगर वो पेपर देना चाहता है तो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, आपके पास बहुत, कश्मीरी, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, है ना, टिबेटन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ये सारी लैंग्वेजेस आपके पास होती हैं। इन सभी ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक डाउट उठ सकता है कि मैम हमें लैंग्वेज के 2 पेपर देने पड़ेंगे क्या, है ना, हमें लैंग्वेज A में से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, B में से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चे, आपके पास क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। अच्छा, अब ना मैं आपके साथ थोड़ी एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जरा शेयर कर लेती हूँ। वो बात ये है कि अब बेटा होता क्या है, आप लोग ना, आपके पास देखिए, आपके पास बहुत 3 टेस्ट है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, आपको जो अपने पेपर देना है, आपको
पेपर अपना, आपके पास 3 टेस्ट हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, आपको डोमेन का पेपर देना है, आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम ना यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ना आपको छूट है, आप अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको यही पेपर देने पड़ेंगे इसी तरीके से। अगर आप चाहते हो लैंग्वेज का देना है ना और सीधा जनरल टेस्ट देना, आप ये भी कर सकते हो। लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से चूज कर लो। एक ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस इसमें हैं, आप 13 में से कोई भी एक चूज कर लो, है ना। या फिर आप इसमें से इसके अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं, आप 20 में से कोई भी चूज कर लो। तो बेसिकली आपके पास 33 लैंग्वेजेस है मिला करके। आपको जो भी एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज का पेपर देना है, मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस दे सकते हो। अब कोई सोच रहा है कि मैं तो क्या करना चाहता हूं, मैं मराठी, है ना, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, या फिर अगर कोई बोल रहा है कि मैं जर्मन, इंग्लिश, हिंदी, था ना, मैं इन 3 ही लैंग्वेजेस को चूज करना चाहता हूं, तो वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से छूट दे रखी है कि आप अपने सब्जेक्ट, कौन सा एग्जाम, कौन से आपको किस चीज के साथ मिक्स करके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आपको कैसे देना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को सिर्फ इंग्लिश देना है, केवल इंग्लिश दे दो। उसके अलावा और भी कोई 2 लैंग्वेज आपको लगती है, आप वो भी चूज कर सकते हो। डोमेन अगर आपको देना है तो डोमेन के अंदर ना आपके वो सब्जेक्ट्स, यहाँ पे बहुत आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी 12th में किसी ना किसी बच्चे ने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिर अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉमर्स का है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बीएसटी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं डोमेन में, ठीक है। और जनरल टेस्ट के अंदर तो होता ही आपका वो सारी चीजें जिसके अंदर जैसे आपके पास रीजनिंग आपसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आपके पास क्वांट के रहेंगे, आपके पास करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो एक ये सिंगल पेपर होता है जनरल टेस्ट का, ठीक है। अब इनमें से कौन से आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो सारा आपके ऊपर है, वो सारी छूट आपको दे दी गई है, ठीक है। अगर कोई सिर्फ लैंग्वेज का पेपर देना चाहता है, सिर्फ लैंग्वेज का दे सकता है। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के साथ अगर आप जनरल टेस्ट का देना चाहते हो, आप सिर्फ ये दोनों मिला करके दे सकते हो। आप लैंग्वेज भी चूज करना चाहते हो, डोमेन भी चूज करना चाहते हो, जनरल टेस्ट भी चूज करना चाहते हो, आप तीनों दे सकते हो, ठीक है। आप केवल डोमेन में देते हो कोई, है ना, डोमेन में भी आपके पास क्या है, डोमेन में भी आपके पास देखिए 27 डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो। यानी कि तुम्हें ना बहुत सारी, अगर बेसिकली मैं बोलूं तो कंफ्यूज ना होते हुए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो। और नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत सारी है, यहाँ पे वास्ट नंबर ऑफ चॉइस है। आप कैसे भी उठा करके कुछ भी कैसे भी चूज करके आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि कुछ भी उठा करके चूज करके पेपर नहीं दे सकते, है ना। लिमिट है, मैक्सिमम 6 डोमेन दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्या कहते हैं लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जनरल टेस्ट में आपके पास एक जनरल टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर आते मिक्स होके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के रहेंगे, कुछ क्वांट के रहेंगे, कुछ रीजनिंग के रहेंगे, है ना। अब बात ये आती है कि सबसे पहले ना यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा पेपर दूं, कौन सा पेपर ना दूं, मैं लैंग्वेज का पेपर दूं या रहने दूं, केवल डोमेन का टेस्ट दे दूं, जनरल टेस्ट दे करके आ जाऊं, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो इसके लिए अगर मैं बताऊं ना, इसके लिए आपको पता है आपका कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकता है। सबसे पहले ना तुम्हें तुम्हारा टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट से मेरा क्या मतलब है, टारगेट से मेरा ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके अंदर कौन सा कोर्स लेना है, आपको ना ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मुझे डीयू में जाना है तो मुझे डीयू के अंदर क्या करना है। अगर मुझे डीयू में जा करके आप कह सकते हो कि मुझे जर्नलिज्म करना है या मुझे कोई और भी कोर्स करना है, ठीक है। आपको बीकॉम करना है अगर आप चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना है अगर आप चाहते हो। तो अगर आप अलग अलग, आपको अपना का गोल पता है, आपको आपका टारगेट पता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप ना उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स मुझे करना है। अब वो यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है आपसे, आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे। यानी कि देखिए डीयू क्या कहता है, डीयू कहता है कि अगर मेरे किसी भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो ये कहता है कि एक लैंग्वेज का तो पेपर मिनिमम देना ही है ना। सरकार आपको क्या कह रही है, वो लोग तो आपको कह रहे हैं आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है ना। एक सेक्शन ए में ऑप्शन है, सेक्शन बी में ऑप्शन है, कहीं से भी कुछ भी चूज कर लो, ठीक है। लैंग्वेज के मैक्सिमम 3 आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन डीयू कह रहा है कि कम से कम एक लैंग्वेज आपको देनी ही पड़ेगी,
ठीक है, और उसके बाद आपके पास डोमेन होना चाहिए। जनरल टेस्ट आप नहीं भी देते तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो आपको ना आपका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें इस कॉलेज में इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, जिस कोर्स को मैं लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए वो क्या क्या मांग रहा है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ना ऐसा सोचते हैं कि क्लास 12th के अंदर उन्होंने क्या पढ़ा है, उन्होंने ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, लेकिन वो क्या करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि सीयूईटी के अंदर, अब देखो कोई ऐसी ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है लेकिन आप क्या करते हो, आपने 12th में पीसीएम लिया था, लेकिन आप आगे जाकर के सीयूईटी के अंदर इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का पेपर दे करके आते हो और आपके उसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, तो आप उसमें दे सकते हो। सीयूईटी में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बेशक आपने 12th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन वो एग्जाम देने के बाद सीयूईटी में आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। तो देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको एडमिशन दे देंगी उसके बेसिस पर कि भाई सीयूईटी में आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आए, बेशक फर्क नहीं पड़ता 12th में ये सब्जेक्ट पढ़ा था या नहीं, लेकिन हम एडमिशन दे रहे हैं। लेकिन डीयू क्या कहता है, डीयू कहता है मैं नहीं दूंगा एडमिशन। आपने सीयूईटी में सब्जेक्ट लिया है ना, आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आए, लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं पढ़ा तो हम एडमिशन नहीं देंगे। तो डीयू केवल आपको तभी एडमिशन देगा जब आपके पास एक लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास डोमेन सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट्स में भी से भी, डोमेन में से भी आपके पास बहुत चॉइस होती है, आप चूज करेंगे कौन से कोर्स के लिए जाना है। बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो आपने अकाउंट्स पढ़ी होनी चाहिए, बीकॉम ऑनर्स करना है तो फिर अकाउंट्स के साथ मैथ्स भी होना चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपने सीयूईटी में इसका पेपर दिया हो तभी जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। तो वो सारी चीजें ना आपको आपके टारगेट पे पता चलेगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे कि मैं कौन से सब्जेक्ट का पेपर दूं, कौन से सब्जेक्ट का पेपर ना दूं। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि यहां पर जो आपके पास ऑप्शंस है ना, जो आपको सरकार की तरफ से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एनटीए की तरफ से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वो तो बहुत सारे हैं, है ना। आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर भी सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, उसके बाद सेक्शन 2 में आपके पास जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं, 27 में से कोई सा भी चुन लीजिए। उसके बाद आपका होता है जनरल टेस्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए और बी मिलाकर के जो आपका सेक्शन 1 है जिसमें लैंग्वेज टेस्ट है, आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, कोई सी भी, कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में से अगर आप चाहो, आपके पास 27 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास, आप 27 में से कोई भी 6 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको बताया गया है, आप ये सारी चीजें देख लीजिए। लास्ट में फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस अप टू 3, है ना, आप कोई भी 3 लैंग्वेज चूज कर लेंगे और आप मैक्सिमम 27 ऑप्शंस में से 27 डोमेन में से कोई भी 6 सब्जेक्ट का पेपर देंगे। जीटी आपको देना है नहीं देना है वो आपके कॉलेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। कॉलेज आपका मांग रहा है जीटी के नहीं मांग रहा है। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज मैंडेटरी है, अधिकतर जो आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं वो लैंग्वेज मांगते ही मांगते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो डोमेन में कोई भी 3 सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, 6 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, है ना। 6 की लिमिट है, आप कोई भी 6 सब्जेक्ट उठा सकते हैं 27 में से। तो क्या करते हैं, वो 6 के 6 उठा लेते हैं और उसके अलावा जनरल टेस्ट दे करके आ जाते हैं, पर फिर भी उनका ना बीएचयू में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो मांगते हैं लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज, हिंदी में ही तुम हिंदी का ही पेपर देकर आए हो, तुम इंग्लिश का पेपर देकर आए हो, कोई सी भी, आपके पास इतने सारे चॉइस है, कोई सी भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये चीजें ना तुम्हें पता करनी पड़ेंगी, ये चीजें तुम्हें अपनी पहले यूनिवर्सिटी समझनी पड़ेंगी, कौन सी में जाना है, क्या करना है ना, उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सब्जेक्ट्स की बात की क्या क्या किस किस चीज की तैयारी करनी पड़ती है, कैसे कैसे ऑप्शन है। तो देखो एग्जाम पैटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक बार देख लेते हैं। तो आपके पास सेक्शन 1 जो है उसमें ए और बी 13 लैंग्वेजेस 20 लैंग्वेजेस, अब उसमें ना 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप जब भी कोई लैंग्वेज चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश उठा लिया कि मैं लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर देना चाहता हूं, तो आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 करने हैं, ठीक है, और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो लैंग्वेज में कोई सी भी उठा लो, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आप उठाओगे, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम होगा। फिर आपके पास जो सेक्शन 2 है उसमें से 27 सब्जेक्ट हैं, 27 सब्जेक्ट में से आपके पास 45-50 के बीच में क्वेश्चन आते हैं और आपको 35 या 40 करने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी आपको चॉइस दी जाती है और 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 27 सब्जेक्ट में से एक बच्चा कह रहा है मैं पीसीएम तीनों का पेपर देना चाहता हूँ, 12वीं में मैंने पीसीएम पढ़ी है, मेरी पकड़ इस पे अच्छी है, मैं इसका पेपर दे सकता हूँ, है ना,
तो क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट भी ज्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है, तो क्या है, वो बच्चा अगर वो तीनों पेपर देना चाह रहा है तो तीनों पेपर के लिए उसे 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और ये जो टाइम है, वैसे हमें सुनने में आ रहा है कि टाइम इंक्रीज भी कर दिया गया है, 1 घंटा भी कर दिया गया, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा मिल जाएगा। और वैसे ही जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 50 करने होते हैं और आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम ड्यूरेशन, इस तरीके से चॉइसेस आती हैं, ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहता है। अच्छा, अब यहां पर देखिए हम डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, अब बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सभी मिलाकर के, और बाकी मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, आपका कमर्शियल आर्ट्स जो है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, कथक, ये सब है ना, और संस्कृत। तो ये सभी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से जिसमें कंफर्टेबल हो, जो अपना सब्जेक्ट उठाना चाहते हो, इसमें से दे सकते हो। मैक्सिमम 6 उठा सकते हो, कोई से भी 6 पेपर आप दे सकते हो, ठीक है। आपके पास 27 का ऑप्शन है, 27 में से देखिए यहां पर 13 है, 13 और यहां पर 14 है, तो मिलाकर के 27 हुआ। तो ये सभी 27 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 6 का दे सकते हो, ये मैक्सिमम है। एक का देना चाहते हो, कोई एक का भी दे दो, पर वो फिर वही बात है कि डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई संस्कृत पढ़ना चाह रहा है ना, आगे जाकर के बीए संस्कृत में करना चाहता है, तो क्या करेगा वो, उसे संस्कृत चूज करना पड़ेगा, वो एक सब्जेक्ट लेकर के चल सकता है ना, वो संस्कृत ले ले, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आगे देखें, अगर लैंग्वेजेस, तो जैसे कि मैंने बताया ये 13 लैंग्वेजेस हैं आपके पास, सेक्शन ए में से ये 13 लैंग्वेज हैं और बी में से ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सभी लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज उठा करके आप टेस्ट दे सकते हैं। एक देनी है, एक दे दो, 2 लैंग्वेज देनी है, 2 दे दो, 3 देनी है, 3 दे दो, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। फिर वही बात है कि आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में क्या कोर्स करना चाह रहे हो, ठीक है। और फिर अंत में आता है आपका जनरल टेस्ट। सो ये सारी चीजें हैं बच्चे, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। लैंग्वेज का पेपर देना है कि नहीं देना है, डोमेन देना है नहीं देना है, जनरल टेस्ट देना है नहीं देना है, तीनों देने हैं, तीनों में से क्या क्या किधर किधर कॉम्बिनेशन बनाना है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ना, ये बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है, हर एक का अलग होगा, क्योंकि हर एक का ड्रीम कॉलेज, हर एक का ड्रीम कोर्स अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए तुम्हें अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि CUET 2024 ये जो एग्जाम है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा लेवल अचीव कर चुका है, और भी बड़ा होता जाएगा समय के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप जाकर के अपने अपने ड्रीम कॉलेज में सीट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करनी रहती है, तो वैसे देखिए क्लास 12th का ही जो सिलेबस रहता है, आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए, आपकी थियरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी थियरी क्लियर है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थियरी के अलावा अब आपको क्या करना पड़ता है, एनसीईआरटी तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस बहुत मांगता है ना ये पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है बच्चे, कि ये जो एग्जाम है ये टाइम बेस्ड है ना, तो टाइम के साथ आपकी रफ्तार लगी होती है, टाइम और एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है। तो कुछ नहीं, डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो सारी ये पीवाईक्यू, प्रैक्टिस वगैरह, ये सारी चीजें चाहिए, और आसानी से कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है। और यहाँ पर CUET हिंदी मीडियम ये जो चैनल है, ये खास तौर पे आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टीज जो है वो सारी की सारी साथ में है, ताकि आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सके। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये किया भी है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट कॉलेज SRCC श्री राम है ना कॉलेज में अपना सीट जो है वो बच्चे ले चुके हैं, अपने बेस्ट कॉलेज में पहुंच चुके हैं, बेस्ट कोर्स में उनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। BHU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या कोई और कॉलेज हो, तो कोई और यूनिवर्सिटी हो, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो अपनी सीट वहां पे पकड़ चुके हैं। तो वही हम बता रहे हैं, 2024 में ये नंबर और बड़ा होना चाहिए, और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो और अच्छे अपने बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सके, यही हमारा भी गोल है, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल के साथ, हम सभी के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, क्लास 12th से लेकर के आपका जो हम हाथ हैं वो तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक हम आपको आपके ड्रीम कॉलेज में ना बैठा दें। तो आपको वहां तक हम लेकर के जाएंगे, आपका सपना हमारा सपना है, बस इस सफर में आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। सारी इंफॉर्मेशन
क्या, कब, कैसे, किधर, कितना करना है, कहां से पढ़ना है, पीवाईक्यू कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, मॉक टेस्ट, है ना, सारी चीजें, सारी प्रैक्टिस, सारी चीजें हम लोग करवाने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, जुड़ जाओ इस चैनल के साथ एंड इस चैनल को अपने बाकी सभी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक ढंग से बच्चों को पता नहीं है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं अप्लाई कर सके और उनका भी सपना साकार हो सके, वो भी अपने अच्छे जो उनका सपनों का कॉलेज है उसमें पढ़ सके, अपने सपनों का कोर्स कर सके, है ना। तो ये जो वीडियो है उन सभी के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।